हाय एवरीवन, थर्मोडायनेमिक्स कर रहे थे हम लोग और थ्योरेटिकली तो चैप्टर समाप्त हो चुका था। काफ़ी डिटेल में करा हमने इस चैप्टर को। अब हम लोग करने क्या वाले हैं कि इस चैप्टर से थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, फिजिकल केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत मायने रखता है। तब हम लोग करेंगे कुछ ऐसा कि प्रीवियस ईयर्स में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए कुछ क्वेश्चन, जैसे नीट वगैरह का जो एग्ज़ाम है, आईआईटी वगैरह का एग्ज़ाम है, तो उन सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस को जो है डील करेंगे। उससे क्या होगा ना, थोड़ा सा एक आइडिया मिलेगा कि चैप्टर तो हमने पढ़ लिया, जब कोई एग्ज़ाम फेस कर, चूँकि चैप्टर अभी हम लोग सब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़े हैं, ऑब्जेक्टिवली चैप्टर को नहीं पढ़े कि ऑब्जेक्टिव टाइप में कैसा क्वेश्चन बन सकता है चैप्टर से। तो बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग, मोर देन 100 क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर में, ताकि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए चैप्टर से रिलेटेड। और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को आप फेस करो इस चैप्टर से रिलेटेड तो मैक्सिमम क्वेश्चंस को कर पाओ। तो ऐसे यह लेक्चर नंबर हो जाएगा 40। थर्मोडायनेमिक्स। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। पूरे चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा, कंसेप्ट भी आ जाएगा, पता भी चल जाएगा हमें एग्जाम में क्या पूछने वाला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, द फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, the first law of thermodynamics for isothermal process is। इसमें से वैसा कुछ भी नहीं होगा जो हम चैप्टर में नहीं पढ़े हुए हैं, उसको अप्लाई कैसे करेंगे, बस इस बात को सीखना है। Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू डेल्टा U इक्वल टू W डेल्टा U इक्वल टू Q और डेल्टा U इक्वल टू माइनस क्यू भी। थोड़ा सा क्वेश्चन में जो है ये है ट्विस्टिंग कि द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या पढ़ा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़े हो, उसमें हम पढ़े हुए हैं डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन यहाँ मेंशन करके रखा है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हम जानते हैं कि इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो टेम्परेचर का टर्म तो इसमें कहीं दिया हुआ भी नहीं है। तो टेम्परेचर याद करो इंटरनल एनर्जी से डायरेक्टली रिलेटेड था, U इज द इंटरनल एनर्जी। तो टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसका मतलब हुआ चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू 0। तो इस केस में जब आप यहाँ 0 करोगे तो 0 इक्वल टू Q प्लस W, सो Q इक्वल टू माइनस W। देखो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन इज ए, सो ए इज द करेक्ट आंसर। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तुम जान रहे हो, लेकिन नहीं पता है कंडीशन क्या है, चैप्टर में किए हुए हैं इसको हम लोग, देखोगे नोट्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर, for an adiabatic change in a system, the condition
which is applicable, the condition which is applicable will be A, W equal to 0, B, Q equal to minus W, C, Q equal to W and D, Q equal to 0। तो ये तो हम डायरेक्ट जान रहे हैं, एडियाबेटिक चेंज हम पढ़े हुए हैं कौन कौन सा, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, इतना हम लोग पढ़े हुए हैं। आइसोथर्मल में हम क्या पढ़े हैं, टेम्परेचर चेंज 0, टेम्परेचर कांस्टेंट है। आइसोबारिक में प्रेशर, इसमें वॉल्यूम, एडियाबेटिक में हीट। तो हीट चेंज 0, हीट चेंज नहीं करेगा इसमें, तो कौन सा कंडीशन एप्लीकेबल होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस है तो Q इक्वल टू 0। अब अभी यहाँ एडियाबेटिक दिया, हो सकता है एग्जाम में नेक्स्ट टाइम आइसोकोरिक पूछ दे, आइसोबारिक पूछ दे, तो डायरेक्ट आप याद रखोगे इन सारे, यही चार तो थे हम देखे हुए पहले इसको थ्योरी करते समय कि आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोबारिक में प्रेशर है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम है, एडियाबेटिक में हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसका ऐसा ही है। आगे हम लोग करें क्वेश्चन नंबर 4। और मतलब अपने अनुसार हम लोग 3 करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एसर्शन रीजन टाइप का है। एसर्शन है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम Q इज 0। ठीक, रीजन इसका बता रहा है in an isolated system change in U and V is 0। AIIMS का पूछा वो क्वेश्चन है। अब इसमें से 4 ऑप्शन है कि if both assertion and region are true and the region is correct explanation and the region is correct explanation of assertion। सेकेंड नंबर में है सेम रहेगा, ये बोथ assertion and region are true but the region is not the correct explanation of assertion। C, if assertion is true but region is false, और D में if both assertion and region are false। इस तरह के क्वेश्चन बड़े कॉमन हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दोगे तो एसर्शन और रीजन कहने का मतलब तर्क वितर्क
कि कोई तर्क दिया गया हो, फिर उसका वितर्क कहने का मतलब उसके बारे में बताया गया हो कि यह इस वजह से हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? ध्यान दोगे ज़रा। तो असर्शन में क्या कह रहा है कि कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, उस आइसोलेटेड सिस्टम के लिए Q 0 है। तो हम जानते हैं इस बात को कि एक आइसोलेटेड सिस्टम वह सिस्टम होता है जो सराउंडिंग के साथ ना तो हीट एक्सचेंज करता है एनर्जी, ना ही मैटर का एक्सचेंज करता है। तो यदि कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसमें एनर्जी मैटर कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा, तो Q तो 0 होगा, Q 0 हो जाएगा, हीट एक्सचेंज नहीं होगा। तो इतना में से ही आप कुछ ऑप्शन को कैंसिल कर सकते हो, कुछ ऑप्शन को, जैसे इसको तो हम डेफिनेटली कैंसिल कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है असर्शन रीजन दोनों फॉल्स है, नहीं, असर्शन तो सही दिया हुआ है कि आइसोलेटेड सिस्टम है तो वह सराउंडिंग के साथ ना तो मैटर एक्सचेंज करता है ना एनर्जी, सो Q शुड बी 0, 0 है। इसका कारण दिया हुआ है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसमें इंटरनल एनर्जी चेंज और वॉल्यूम चेंज भी कितना होगा, 0 होगा। तो इसको करके देखना होगा। यदि Q 0 है तो हम पढ़े हुए हैं डेल्टा U बराबर W प्लस Q। अब Q को यहाँ 0 पुट करोगे तो क्या डेल्टा U भी 0 आएगा? नहीं, W प्लस 0, तो डेल्टा U W के बराबर आएगा। कि आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इसको हम लोग पढ़े हुए थे कि आइसोलेटेड सिस्टम यदि है, हीट सप्लाई नहीं करेंगे तो उस केस में उसका जो भी वर्क डन होगा सिस्टम के द्वारा वह उसके इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होगा, कि जितना वर्क करेगा उतना इंटरनल एनर्जी उसका घटेगा। अब ऐसा यदि कर रहे हो तो W इक्वल टू हम लोग P डेल्टा भी पढ़े हैं, P डेल्टा भी पढ़े हैं। तो W यहाँ 0 तो है ही नहीं, तो जब W 0 नहीं है तो डेल्टा भी नॉट इक्वल टू 0 होएगा। सिंपल सी बात है। तो वॉल्यूम चेंज 0 और इंटरनल एनर्जी चेंज 0 नहीं होगा। तो असर्शन सही है, लेकिन रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा? बी नंबर, कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए डेल्टा U और डेल्टा V चेंज 0 होगा, लेकिन यह इसका उत्तर नहीं है। समझ रहे हो? सही दोनों है, ये भी सही है, ये भी सही है। यदि कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका वॉल्यूम चेंज कहाँ से करेगा? वॉल्यूम चेंज कहाँ से करेगा? वो तो सिस्टम क्लोज्ड है, तो जो वॉल्यूम है वही रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। तो वॉल्यूम चेंज 0 दिया हुआ है तो सही है, लेकिन ई इसका जवाब नहीं हुआ। ठीक है, उसका जवाब नहीं हुआ, वो अलग बात है, ये अलग बात है। तो दोनों अपने अपने जगह पे सही हैं, लेकिन रीजन उस असर्शन का सही कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, असर्शन रीजन टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, असर्शन रीजन टाइप का ही है, बस अलग अलग असर्शन और रीजन दिए हुए हैं। तो असर्शन इस बार दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर कितना था? 3, तो नेक्स्ट 4 हो जाएगा। सॉरी, इसके पहले वाला 3 था, ये 4 नंबर। असर्शन दिया हुआ है इस बार कि ये प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबेटिक। ए प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबेटिक
if the system does not exchange heat with surrounding कि एक प्रोसेस को हम एडियाबेटिक कहेंगे यदि सिस्टम सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज नहीं करता है। इसका कारण बताया हुआ है, इट डज नॉट इन्वॉल्व इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, इंक्रीज और डिक्रीज in the temperature of the system। ऑप्शन यही चारों है, तो देखो जरा ध्यान से, ये तो बिल्कुल सही है कि एक एडियाबेटिक प्रोसेस हम उसे कहेंगे जिसमें सिस्टम सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज नहीं करेगा, बिल्कुल सही है। कारण इसका बता रहा है कि वह हीट एक्सचेंज इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उस दरमियान सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। समझो इस बात को ज़रा ध्यान से कि कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, बंद है, बिल्कुल क्लोज्ड ही होगा। आइसोलेटेड सिस्टम हमेशा क्लोज्ड होंगे। इसका वॉल जो है वो थर्मली इंसुलेटेड है। अब इंसुलेटेड है इसका मतलब हुआ कि सराउंडिंग के साथ हीट वगैरह भी एक्सचेंज नहीं कर पाएगा। ऐसे कोई चीज़ का लेन देन नहीं होगा बाहर से, ना तो हीट एक्सचेंज होगा और ना ही मैटर एक्सचेंज होगा, कुछ भी नहीं। आइसोलेटेड सिस्टम है तो क्या इस दरमियान इसके टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आएगा क्या? टेम्परेचर और हीट है क्या? तो हीट के बारे में हम जान चुके हैं कि हीट एनर्जी ट्रांसफ़र का एक मोड है। हम कह रहे हैं कि हीट एक्सचेंज नहीं होगा, इसका मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी का लेन देन नहीं होगा। बाहर का एनर्जी अंदर नहीं आएगा, अंदर का एनर्जी बाहर नहीं जाएगा। तो फिर टेम्परेचर क्या होगा? जो सिस्टम के अंदर भरा हुआ है, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर गैस, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, घटेगा, कुछ नहीं होगा, क्या होगा बताओ? तो कैसे यहाँ टेम्परेचर को हम कोरिलेट करेंगे? तो देखो, एक हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा। अब यदि हम कहें कि मॉलिक्यूल जो इसके अंदर है, तो मॉलिक्यूल फुली रेस्ट में तो होंगे नहीं, कोई गैसियस सिस्टम या लिक्विड सिस्टम है, मोस्ट ऑफ द केसेस में गैस कंसीडर करते हैं हम। तो यदि कोई गैसियस सिस्टम इसमें भरा हुआ है तो वे गैसियस मॉलिक्यूल जो होंगे वे कंटिन्यूअसली जिगजैग मोशन में होंगे और वे मॉलिक्यूल इधर उधर जो है कंटेनर का वॉल से टकराएंगे। अब यदि वह मॉलिक्यूल कंटेनर का वॉल से टकरा रहा है तो उस मॉलिक्यूल का कोलिजन के वजह से प्रेशर तो डेवलप होगा, इस सिस्टम के अंदर प्रेशर तो डेवलप होगा। और यदि प्रेशर डेवलप होगा तो प्रेशर और टेम्परेचर तो एक दूसरे के साथ वेरिएबल है ही। ये तो हम पढ़े हैं, गे-लुसैक्स लॉ, याद करो, पढ़े हुए हम लोग पिछले चैप्टर में, कि यदि आइडियल गैस का केस है उस केस में तो प्रेशर टेम्परेचर वेरिएबल है। प्रेशर कैसे होगा? तो मॉलिक्यूल का कॉलिजन के वजह से, गैसियस सिस्टम है, मॉलिक्यूल इधर उधर कोलाइड करेंगे तो प्रेशर डेवलप होगा। प्रेशर डेवलप होगा तो उसके साथ टेम्परेचर भी वेरिएबल होगा। तो हम ये नहीं कह सकते हैं इसमें कि टेम्परेचर बढ़े घटेगा नहीं, वो चेंज कर सकता है। तो ये सही है, एसर्शन सही दिया हुआ है, लेकिन रीजन फॉल्स है, रीजन गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो तो पहला बात है, गलत भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कि एसर्शन ट्रू है लेकिन रीजन जो है वो फॉल्स है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीज़ों को समझना पड़ता है थोड़ा, क्या कि देखो सोचोगे तो लगेगा क्या कि नहीं ठीक ही तो कह रहा है, टेम्परेचर नहीं बढ़े घटेगा क्योंकि बाहर से हीट का लेन देन हो ही नहीं रहा है, तो कहाँ से चेंज करेगा? ऐसा
लेकिन एक्चुअल बात देख करके चलो ना कि टेम्परेचर किसके साथ वैरी कर सकता है, हम उन चीज़ों को पहले कंसिडर करेंगे बस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इन थर्मोडायनेमिक्स या क्वांटिटी whose value simply depends upon the initial and final states of the system is called A number a thermodynamic quantity, B number a state function, C number an adiabatic quantity, और डी नंबर में यह पाथ फंक्शन। ये तो डायरेक्ट है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है कि थर्मोडायनेमिक्स में कोई क्वांटिटी है जिसका वैल्यू केवल डिपेंड कर रहा है उस सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। तो साफ साफ लिखा हुआ है, स्टेट पे डिपेंड कर रहा है मतलब स्टेट फंक्शन है। पाथ पे डिपेंड करता है कि वह स्टेट कैसे अचीव हो रहा है, तब वह पाथ फंक्शन होता है। लेकिन यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है स्टेट पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, सिक्स नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थर्मोडायनेमिक फंक्शन। नंबर 1 इंटरनल एनर्जी, बी इंथैल्पी, सी वर्क डन एंड डी एंट्रोपी। इसमें से कौन एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन नहीं है, बता सकते हो जवाब इसका, पहले बताया हुआ है, सोचो। याद करो, हीट और वर्क, इन दो चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया था जब बता रहे थे चैप्टर को, कि हीट एंड वर्क आर नॉट द एनर्जी, दीज आर नॉट any type of thermodynamic function, these are only modes of transfer of energy। कि हीट और वर्क खुद कोई थर्मोडायनेमिक फंक्शन नहीं है, एनर्जी नहीं है ये, बल्कि ये एनर्जी ट्रांसफ़र का एक मोड है, एक तरीका है जिस माध्यम से एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। यदि कोई सिस्टम वर्क कर रहा है तो उस सिस्टम का वर्क उसमें जाएगा जिस पे वो वर्क कर रहा है, सिस्टम का एनर्जी ट्रांसफ़र होगा उसमें जिसमें वो वर्क कर रहा है। तो एनर्जी वहाँ ट्रांसफ़र होगा केवल, बस सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा और कुछ नहीं। समझ रहे हो?
तो यहाँ आंसर हो जाएगा इसका वर्क डन। वर्क डन इज नॉट ए थर्मोडायनेमिक फंक्शन। इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी सब है, लेकिन ये नहीं है। वर्क डन कोई है ही नहीं, बस एक तरीका होता है एनर्जी ट्रांसफ़र का, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। Based on the first law of thermodynamics, based on the first law of thermodynamics, first law of thermodynamics, first law of thermodynamics के आधार पे which one of the following is correct? Which one of the following इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सही है? ए नंबर, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस Q इक्वल टू प्लस डब्ल्यू। बी, फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा U इक्वल टू माइनस क्यू। C, एडियाबेटिक प्रोसेस डेल्टा U इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। एंड D, साइक्लिक प्रोसेस Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। कौन सही है, बस इतना पूछ रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ हम पढ़े उसके अनुसार इनमें से कौन सही है। बता दो जरा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था क्या, एक्सप्रेशन क्या था उसके लिए? एक्सप्रेशन था डेल्टा U इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। आइसोथर्मल प्रोसेस में हम जानते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट होता है डेल्टा U 0, और डेल्टा U 0 हो जाएगा तो Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू आएगा। तो यहाँ Q इक्वल टू प्लस डब्ल्यू दे दिया है, गलत है। आइसोकोरिक प्रोसेस, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस में जो है वॉल्यूम चेंज जीरो। आइसोकोरिक प्रोसेस में जो है वॉल्यूम चेंज जीरो। अब वॉल्यूम चेंज जीरो तो शायद इंटरनल एनर्जी चेंज भी वहाँ जीरो ही होता है, तो फिर यहाँ डेल्टा U माइनस क्यू दे दिया है, ये भी गलत है। एडियाबेटिक प्रोसेस है, उसमें Q जीरो होता है, तो Q जीरो हो जाएगा तो फिर यहाँ से डेल्टा U आ जाएगा W के बराबर, ये भी गलत दिया है। साइक्लिक प्रोसेस हम पढ़े हुए कि साइक्लिक प्रोसेस में जो है वह इंटरनल एनर्जी चेंज सिस्टम का जीरो होगा। कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है तो उस दरमियान चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिस्टम का कितना होगा? जीरो। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी जब जीरो हो जाएगा, डेल्टा U जीरो, तो यहाँ से Q आ जाएगा माइनस डब्ल्यू। सो दिस इज द करेक्ट डी नंबर। देख रहे हो, पढ़ा हुआ चीज़ है वही है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल बना देता है चीज़ों को, तो वहाँ से फिर मुश्किल हो जाता है इसे करना। लेकिन सोचोगे तो फिर क्लियर हो जाना, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम जीरो होता है, अब वॉल्यूम जीरो हो जाएगा तो फिर वहाँ इंटरनल एनर्जी चेंज भी हम लोग जीरो ही लेते हैं। ऐसे भी देख सकते हो ना। देखो ये वर्क डन था, इसको ऐसे लिखे थे हम लोग, डेल्टा U इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा भी। हालांकि इसको माइनस में लिया जाता था, माइनस, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा U प्लस पी डेल्टा भी बराबर Q, ऐसे। अब यहाँ आइसोकोरिक है तो वॉल्यूम चेंज जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा भी जब जीरो हो जाएगा तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा U बराबर आएगा किसका? Q का। लेकिन यहाँ डेल्टा U दिया हुआ है माइनस Q, डेल्टा U दिया हुआ है माइनस Q, समझ रहे हो? इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए कंसीडर किया जाता है, तो हम यहाँ से भी देखेंगे और वहाँ से भी देखेंगे, तो ऑप्शन से नहीं होने वाला है। तो इतना करोगे, 7 क्वेश्चंस हमने किए, कई क्वेश्चंस और हैं जो आगे धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, नए नए कंसेप्ट सीखेंगे, आदत बनेगा थोड़ा, तो हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।